बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम ब्लॉक 5 का जो दूसरा प्रैक्टिकल है एक्रोमेगैली वाला वो करने लगे हैं। एक्रोमेगैली का आप सबको पता है कि ये एक ऐसी जेनेटिक डिजीज़ है जिसमें ग्रोथ हार्मोन बॉडी में ज़्यादा रिलीज़ होता है। जब एक ग्रोथ हार्मोन बॉडी में ज़्यादा रिलीज़ होगा ऑब्वियसली बॉडी के डिफरेंट एरियाज़ की ग्रोथ को ज़्यादा कर देगा। जैसे लेट्स सपोज उसका फेस ही है तो फेस का जो उसका होगा चेहरा होगा, फ्रंटल बॉसिंग उसको स्टार्ट हो जाएगी। उसकी ये जो सुपरा ऑर्बिटल रिजेस हैं ये ज़्यादा बड़ी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। उसका नाक बड़ा हो जाएगा, उसके कान बड़े हो जाएंगे, उसका ये जो जा है ये बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। उसकी जो स्किन है वो थिक हो जाएगी, जो उसके बाल हैं वो थिक हो जाएंगे और ज़्यादा हो जाएंगे। उसके अलावा और भी डिफरेंट चेंजेस होती हैं, जैसे एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस स्टार्ट हो जाता है, जिल्द काली होनी स्टार्ट हो जाती है। इस तरह की और भी बहुत सी चेंजेस हैं जो कि हम एग्जामिन कहते हैं एक एक्रोमेगैली के पेशेंट में। एग्जामिनेशन में मैं साथ साथ आपको ये चीज़ें बताता भी जाऊंगा, दिखाता भी जाऊंगा। अच्छा जी, आप सब लोगों को पता है कि जब भी आपने एग्जामिनेशन करना होता है उसके 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है इंस्पेक्शन, जिसमें आपने पेशेंट को टच नहीं करना होता, वैसे इंस्पेक्ट करना होता है, एग्जामिन करना होता है। जो दूसरा है वो है पल्पेशन। पल्पेशन में आप पेशेंट को टच करके एग्जामिन कर सकते हैं। तीसरा है परकशन। परकशन में आप वो इस तरह करके टेस्ट करते हैं जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है। चौथा है ऑस्कल्टेशन, जिसमें आप स्टेथोस्कोप की मदद से पेशेंट को एग्जामिन करते हैं। अब जो हम एक्रोमेगैली का ये वाला प्रैक्टिकल करने लगे हैं इसमें जस्ट पहले 2 स्टेप हम करेंगे। हम इंस्पेक्शन करेंगे और पल्पेशन करेंगे। जो बाकी स्टेप्स हैं परकशन और ऑस्कल्टेशन वो बहुत हाई लेवल के स्टेप्स हैं एक्रोमेगैली के एग्जामिनेशन के लिए। अगर कोई FCPS लेवल पे इस एक्रोमेगैली के एग्जामिनेशन को तैयार कर रहा है तो उसको वो परकशन भी चाहिए होगी और ऑस्कल्टेशन भी। लेकिन आपके लेवल पे UHS ने जस्ट इतना कहा हुआ है कि ये जो इंस्पेक्शन और पल्पेशन के स्टेप्स हैं ये अगर आपके स्टूडेंट को आते हैं तो आप उसको फुल बटा फुल नंबर दे दें, वो पास है। अच्छा जी, अब आपने जो आपका ऑस्की का स्टेशन था आपने उसको अप्रोच किया, वहाँ पे लिखा हुआ था कि आपने इस सब्जेक्ट में एक्रोमेगैली को एग्जामिन करना है। 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं कि एक तो आपके पास अपना सैनिटाइज़र होना चाहिए। जब भी आपने उस स्टेशन को अप्रोच करना है आपने हैंड्स को सैनिटाइज़ कर लेना है, साथ ही आपके पास एक मास्क होना चाहिए, ठीक है। और एक्टिंग के लिए आपने मास्क पहले नहीं लगाना। जब आप उस स्टेशन पर जाएँ तो आपने वो मास्क लगा लेना है ताकि जो आपका एग्जामिनर है उसको पता चल जाए कि जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE होता है वो ये बंदा यूज़ कर रहा है, ठीक है। ये 2 चीज़ें कहने के बाद आपने जाना है पेशेंट की तरफ, उसको राइट साइड से आपने अप्रोच करना है और आपने अपना तारुफ करवाना है। वो मैंने आपको बताया हुआ है अपनी आइकॉनिक लाइन कि अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अवैस है, मैं आपका एग्जामिनेशन करूँगा। उम्मीद है इस दौरान आपको कोई भी तकलीफ़ या परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कोई भी तकलीफ़ या परेशानी होती है तो आप मुझे बता सकते हैं, आपका एग्जामिनेशन वहीं पर रोक दिया जाएगा। उसके बाद आपने स्टार्ट करना है अपना पहला स्टेप इंस्पेक्शन का। अच्छा जी, अब हमारे पास ये सब्जेक्ट है। आपने इंस्पेक्शन जब स्टार्ट करनी है आपने तारुफ करवा लिया, अपना पेशेंट से कंसेंट ले ली। उसके बाद आपने देखना है जी कि फ्रंटल बॉसिंग तो नहीं है, ये जो माथा है वो ज़्यादा जो है बड़ा हुआ तो नहीं है। अगर ऐसा है जो एक्रोमेगैली के पेशेंट में होते हैं उनमें सबसे बड़ी फाइंडिंग होती है कि ये इस तरह का होता है। उसके साथ ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट के सुपीरियर साइड पे ये जो रीजेस हैं इनको हम सुपरा ऑर्बिटल रीजेस कहते हैं। जो एक्रोमेगैली के पेशेंट होंगे उनमें ये सुपरा ऑर्बिटल रीजेस बड़ी हुई होंगी। उसके साथ साथ नाक आप देख लेंगे, नाक बड़ा हुआ होगा। कान दोनों साइड्स पे देख लेंगे, कान बड़े हुए होंगे। साथ ही आप देखेंगे ये जा को, जो जा होता है एक्रोमेगैली के पेशेंट में वो आगे को निकला हुआ होता है, वो इतना बड़ा हो चुका होता है कि वो आगे को प्रोट्रूड आउट किया हुआ होता है। जैसे वो मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेट कॉली है इंडियन रेसलर उसका भी सेम टू सेम इसी तरह निकला हुआ है आगे। उसके बाद आप आ जाएंगे हाथों पे। हाथों पे आप एग्जामिनेशन करेंगे। यहाँ पे आप पहले इंस्पेक्शन करेंगे और इंस्पेक्शन से आप आगे चले जाएंगे पाल्पेशन में। वो मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप आगे और क्लोज करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, आपने अपने पेशेंट को कहना है कि इस तरह वो अपने हाथ सीधे कर ले। सबसे पहले अभी ये इंस्पेक्शन के स्टेप हैं, आपने पेशेंट को टच नहीं करना, आपने अपना हाथ पेशेंट के बराबर रखना है और देखना है कि क्या हाथों का साइज़ इक्वल है, ठीक है। जो एक्रोमेगैली का पेशेंट होगा उसका बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ होगा, ठीक है जी। लेकिन ये आपने यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि ये ना हो कि कल को कोई बच्चा आपके पास एग्जामिनेशन के लिए आया, एक्रोमेगैली के एग्जामिनेशन के लिए कोई 5-6 साल का बच्चा, और आप अपना हाथ उसके साथ कंपेयर कर रहे होंगे। अगर एक अडल्ट बंदा है तो आप
अडल्ट के साथ ही एक अडल्ट बंदे को कंपेयर करेंगे। अगर कोई 5-6 साल का बच्चा है तो आपने अपने जहन में रखना है कि जो 5-6 साल के बच्चे होते हैं उनके हाथ इतने होते हैं, लेकिन ये जो हमारा पेशेंट है इसके हाथ ज़्यादा बड़े हैं, तो आपने उसकी सेम एज के साथ कंपेयर करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे देख लेनी है थिनाय हाइपोथिनाय मसल्स की एमिनेंस कि क्या ये प्रेजेंट हैं या नहीं है। यहाँ पे अब साथ में आपकी पाल्पेशन भी स्टार्ट हो गई है, आपने दोनों साइड्स पे चेक करने हैं। अच्छा बच्चे एक गलती ये कहते हैं कि जब उनको इस तरह की कोई कमांड मिलती है तो वो सिर्फ एक साइड को एग्जामिन करते हैं। लेट्स सपोज उन्होंने इस साइड को एग्जामिन कर लिया, उस साइड को वो छोड़ देते हैं। ये ब्लेंडर होता है, ये आपने कभी भी नहीं करना। हमेशा जो चीज़ें जिस्म में दो हैं आपने उनको इकट्ठा एग्जामिन करना है। अब आपने इधर थिनाय हाइपोथिनाय देख लिए, इधर थिनाय हाइपोथिनाय देख लिए। इन पेशेंट में थिनाय हाइपोथिनाय नॉर्मल होते हैं, लेकिन जो एक्रोमेगैली का केस होगा उसमें ये जो आपके थिनाय मसल्स हैं ये वेस्ट हुए होंगे। साथ में भी आपको यहाँ पे पिक्चर नज़र आ रही है कि जो एक एक्रोमेगैली का पेशेंट है उसमें वो वेस्टिंग कैसे हुई होती है। उसके बाद अब आपने यहाँ से स्टार्ट कर लेना है फिंगर पल्प से। जो आपके एक्रोमेगैली के पेशेंट होते हैं उनमें डायबिटीज़ बहुत कॉमन है। अब जिस बंदे में डायबिटीज़ कॉमन है तो वो ऑटोमेटिकली अपनी जो शुगर है वो ग्लूकोमीटर से सुबह शाम चेक भी करेगा। अभी अगला प्रैक्टिकल हमारा ग्लूकोमीटर वाला है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने शुगर कैसे चेक करनी होती है। अब जब आपने शुगर चेक करनी होती है तो आपने यहाँ पर प्रिक करके ब्लड निकालना होता है। वो ब्लड आपने ग्लूकोमीटर की स्ट्रिप पर लगाना होता है जिससे आप शुगर चेक कर सकते हैं। अब जब इसने मल्टीपल टाइम्स वो शुगर चेक की हुई होगी तो यहाँ पे पिक्स के निशान होंगे, वो देख लेंगे आप। उसके बाद आगे जाते हुए आप देखेंगे कि क्या यहाँ पे थिक तो नहीं है स्किन। इसकी स्किन थिकनेस को चेक करने के लिए आपने ये जो थर्ड मेटाकार्पोफ्रिंजियल जॉइंट है यहाँ पे इस तरह पिंच करके देखना है। पेशेंट की स्किन पिंच हो रही होगी, साथ ही आपने अपनी स्किन पिंच करनी है। ठीक है, देखनी कि तकरीबन दोनों सेम ही होगी। अगर स्किन थिक हो तो वो पिंच नहीं होती। ठीक है, दोनों साइड्स पे स्किन पिंच हो रही है, ये आपने देख लिया। उसके बाद अगला स्टेप है कार्पल टनल सिंड्रोम की इंसीजन देखने का। वो क्या होता है, यहाँ पे आपका कार्पल टनल होता है, ठीक है, जिसके नीचे से जो मसल्स हैं वो गुजर रहे होते हैं। आप ये हिसाब लगा लें कि यहाँ पे एक ऊपर से टेप लगी हुई है, टेप के नीचे से मसल गुजर रहे हैं। अब जो एक्रोमेगैली का पेशेंट होगा उसमें ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। जब ग्रोथ ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली जो नीचे से मसल गुजर रहे हैं उनकी ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। यहाँ से मसल्स और नर्व्स इकट्ठी गुजर रही हैं। अब जब वो मसल्स बड़े हो जाएंगे तो वो जो साथ में उसकी नर्व्स हैं उनको कंप्रेस करेंगे। जब वो कंप्रेस करेंगे तो पेशेंट को पेन होगा। तो पेशेंट एक्रोमेगैली का पेशेंट सर्जन के पास जाएगा कि जी मुझे इस जगह पे दोनों साइड्स पे पेन होना स्टार्ट हो गया है। अब सर्जन क्या कहता है, सर्जन अब वो जो ऊपर टेप लगी होती है, ये मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, आपने इसका साइंटिफिक नाम याद करना है। अच्छा, अब ये जो यहाँ पे टेप लगी हुई है वो क्या करेगा, उसको यहाँ से इंसीजन दे के रिलीज़ कर देगा। जब रिलीज़ कर देगा जो प्रेशर नीचे बना हुआ था वो रिलीज़ हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पेशेंट की दर्द ठीक हो जाएगी। लेकिन उसने इंसीजन दी इस साइड पे भी उस साइड पे भी, जब इंसीजन हील करेगी तो इंसीजन का मार्क यहाँ पे रह जाएगा। तो जो एक्रोमेगैली के पेशेंट हैं उनमें आपने यहाँ पे ये वाला मार्क भी लाजमी देखना है कि क्या यहाँ पे कार्पल टनल सिंड्रोम को रिलीज़ करने के लिए जो इंसीजन दी थी उसका मार्क मौजूद है या नहीं मौजूद। उसके बाद आपने जाना है अगले पोर्शन पे जो कि है एक्जिला। अच्छा जी, अब जब आपने एक्जिला को एग्जामिन करना है तो मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि अगर आपको ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन इस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो कि आपने पेशेंट को एक्सपोज करवाना है तो आपने पहले ही अपने एग्जामिनर को बता देना है। आपने अपने एग्जामिनर को कहना होता है कि जी मैं पेशेंट को एग्जामिन करने के लिए एक्सपोज करवाना चाहता हूँ। जैसे अभी हमने एक्जिला को एग्जामिन करना है तो आपने कहना है कि मैं पेशेंट की शर्ट उतरवाना चाहता हूँ। एग्जामिनर अमूमन कहते हैं कि नहीं जी आप रहने दें, आप ऐसे ही एग्जामिनेशन कर लें। ठीक है, आपने क्या कहना है, आपने पेशेंट को कहना है कि ये ऊपर उठाएं। ठीक है, आपने नीचे से देखना है एक्जिला को। जो एक्रोमेगैली के पेशेंट होते हैं उनमें उनका एक्जिला बहुत ज़्यादा ब्लैक हुआ होता है। ठीक है, एक्एंथोसिस निग्रिकेंस हुआ होता है। उसके साथ साथ जो एक्जिला के बाल हैं उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और वो थिक होते हैं। ठीक है, आपने ये चीज़ एग्जामिन कर लेनी है एक साइड से। उसके बाद साथ ही आपने पेशेंट को कहना है कि दूसरी साइड भी दिखाए। आपने दूसरी साइड पे जाना है, जाके देखना है, देख के फिर आपने पेशेंट को कहना है अपना हाथ नीचे कर लें। ठीक हो गया, आपने एक्टिंग पूरी करनी है। एग्जामिनेशन में सिर्फ एक्टिंग के नंबर है, चाहे आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही, आपने वहाँ पे एक्टिंग पूरी करनी है। उसके बाद जब आप एक्जिला से अब ऊपर जाएंगे, ये पेशेंट की नेक है। जो एक्रोमेगैली के पेशेंट होते हैं उनमें अमूमन जेवीपी रेस की होती है। आप अपना ये बटन खोलिएगा।
ये वाला। अच्छा, जो अब आपके एक्रोमेगैली के पेशेंट हैं उनमें जब आप नेक पे जाएंगे तो आप कहेंगे दूसरी तरफ देखें, यहाँ पे आपको नज़र आएगी जेवीपी। अमूमन जो जेवीपी चेक की जाती है एग्जामिनेशन में वो पेशेंट को 45 डिग्री के एंगल पे लिटा के चेक की जाती है, लेकिन यहाँ पे अब हम एक्रोमेगैली का एग्जामिनेशन कर रहे हैं। तो एक्रोमेगैली के एग्जामिनेशन में अगर हमें यहाँ पे जेवीपी रेज फील होती है तो फिर हम पेशेंट का जेवीपी का एग्जामिनेशन करेंगे। लेकिन आपके लेवल पे जो उन्होंने सब्जेक्ट बिठाया होता है बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसको कोई डिजीज़ नहीं होती, तो उसकी जेवीपी रेज नहीं होगी, इसलिए आप वो एग्जामिनेशन भी नहीं करेंगे। उसके बाद ये आपने देख ली, फिर आप करेंगे, मुँह सीधा कर लें, थायराइड का एग्जामिनेशन। थायराइड का एग्जामिनेशन हमने अपने पिछले प्रैक्टिकल में किया भी हुआ है। यहाँ पर आप जस्ट पाल्पेशन करेंगे। वैसे आपने जब इंस्पेक्ट किया था आपने देख लेना है कि जी थायराइड बड़ा हुआ तो नहीं है। अगर बड़ा हुआ नहीं है तो फिर आपने जो एग्जामिनेशन वाला स्टेप है पाल्पेशन वाला, उस पे चले जाना है जी। थायराइड को एग्जामिन करने के लिए आपने पेशेंट की बैक साइड पे आना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। आपने देखना है जी इनका थायराइड, ये एडम्स एप्पल है, एडम्स एप्पल के नीचे यहाँ पे थायराइड प्रेजेंट होता है। आपने जब राइट साइड को एग्जामिन करना है, लेफ़्ट साइड से आपने थोड़ा सा दबाना है, राइट साइड पर आपने अपनी जो ये तीनों फिंगर्स हैं उनके साथ पाल्पेट कर लेना है, ठीक है। बड़ा हुआ तो नहीं है। उसके बाद आपने लेफ़्ट साइड से चेक कर लेना है अपनी फिंगर्स के साथ, ठीक है। इस्थमस को चेक कर लिया, साथ ही यहाँ पे आपने जो लिम्फ नोड हैं उनको चेक कर लेना है, ठीक है। आगे कीजिएगा। अच्छा जी, इसमें एक और बात कि अगर आपको एग्जामिनर कहता है कि आप इस तरह करके पेशेंट का एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो जो मोटे पेशेंट होते हैं उनमें आपको यहाँ पे थायराइड पाल्पेट नहीं होता, तो फिर आप कैसे करेंगे? आपने यहाँ पे एडम्स एप्पल के नीचे यहाँ पे हाथ रखे और पेशेंट को कहना है कि अपनी गर्दन थोड़ी आगे को झुकाएं। जब पेशेंट गर्दन आगे को झुकाएगा तो आपको वो फील होना स्टार्ट हो जाएगा थायराइड, तो फिर आप थायराइड का एग्जामिनेशन वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद जी आपने फेस पे आ जाना है। फेस का मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने फ्रंटल बॉसिंग देखनी है कि फ्रंटल बॉसिंग तो नहीं है, सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस ज़्यादा प्रोमिनेंट तो नहीं है, नाक देख लेने, कान देख लेने, उनका आपने जा देख लेना है, जा बड़ा होके आगे को प्रोट्रूड आउट कर आता है। उसके बाद आपने पेशेंट को कहना है कि अपना मुंह खोले, आपने माउथ को एग्जामिन करना है। अपना मुंह खोलें जी, ज़बान दिखाएं। जो एक्रोमेगैली के पेशेंट होते हैं उनमें जो ज़बान होती है वो बड़ी हुई होती है, उसको हम कहते हैं मैक्रोग्लोसिया, तो उनकी ज़बान बड़ी हुई होती है। साथ आपने दांत दिखाएं, ठीक है। यहाँ पे आपने देख लिया कि दांत इकट्ठे हैं, जैसे नॉर्मल दांत होते हैं, जैसे आपके दांत हैं वैसे ही इनके दांत हैं। जो एक्रोमेगैली के पेशेंट होते हैं उनमें जो दांत होते हैं उनमें स्पेसिस आती हैं, अभी साथ में आपको पिक्चर भी नज़र आ रही होगी। जो एक्रोमेगैली के पेशेंट हैं उनमें दांतों में स्पेसिस मौजूद होती हैं। अब यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन पूरा हो चुका है, आपने इंस्पेक्शन भी कर ली, पल्पेशन भी कर ली, परकशन और ऑस्कल्टेशन अब हम यहाँ पे नहीं करेंगे। वैसे जो परकशन होती है, जो एक्रोमेगैली के पेशेंट होते हैं मैंने आपको बताया उनमें जेवीपी रेज हो सकती है। जेवीपी रेज क्यों होती है? हार्ट की वजह से। तो जब भी आप कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन करते हैं तो आप वो उसमें परकशन भी करते हैं, ऑस्कल्टेशन भी करते हैं। तो अगर आपको जेवीपी रेज मिलती है जो कि आपके सिंपल एग्जामिनेशन में इस लेवल पे आपको नहीं मिलेगी, तो फिर आपने जाना होता है कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन में, उसमें आपने ऑस्कल्टेशन भी करनी होती है, परकशन भी करनी होती है, जो बाकी स्टेप्स होते हैं वो फॉलो करने होते हैं। अब यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट होता है, आपने पेशेंट का शुक्रिया कहना है। उसके बाद अगर आपने पेशेंट को एक्सपोज किया हुआ है तो आपने कहना है कि जी आप शर्ट पहन लें और आपने चले जाना है अपने एग्जामिनर की तरफ। और उसको ये जो बातें मैंने अभी आपके आगे लिख दी हैं, जस्ट आपने ये बातें रटी रटाई उसको बता देनी है, आपके पूरे के पूरे नंबर इंशाल्लाह सिक्योर हो जाएंगे। अब हम अगले प्रैक्टिकल के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।